नमस्कार, मैं योगेश राणा। कर्नाटक की हार के बाद बहुत से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यह भाजपा के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद आई अनेक रिपोर्ट कह रही है कि कर्नाटक में हिंदू वोट बट गया है और मुस्लिम वोट एकजुट हो गया है। लेकिन इन सब बातों को करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की हार की शुरुआत हो गई है, ऐसा सोचने से पहले, ऐसे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ बातों पर गौर कर लेना चाहिए। कर्नाटक की हार और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत से जो संदेश है, इन संदेशों को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझने की जरूरत है। और ये संदेश बहुत ही साफ साफ कहते हैं कि जनता धर्म के साथ साथ सत्ता को चलाने के तौर तरीकों पर भी बहुत अहमियत देती है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार पर एक भ्रष्ट सरकार होने का आरोप रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक साफ छवि के हिंदूवादी नेता होने के प्रतीक बन चुके हैं। यह ठीक है कि भाजपा धर्म की राजनीति से सत्ता के विस्तार में कामयाब हो रही है पिछले 9 साल से, लेकिन सांप्रदायिकता तुरप का पत्ता नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो 85% की हिंदू आबादी वाले कर्नाटक में यह हार ना होती। चुनाव में सफल होने के लिए कोई सही चेहरा भी होना जरूरी है जो पार्टी की विचारधारा में पूरी तरीके से समाहित होता हो। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, कर्नाटक चुनाव से एक तीसरा संदेश भी निकला है इन 2 संदेशों के अलावा, और यह संदेश है कि गौतम अडानी के गड़बड़ घोटाले का प्रकरण लोगों के दिमाग में चल तो रहा ही है। यह रचा बसा है, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह लोगों के दिमाग में जगह तो बना ही रहा है। इसका लोगों के मन पर असर तो हुआ ही है। और भी कई सारे ऐसे प्रकरण हुए हैं हाल के कुछ माह में जो नरेंद्र मोदी की छवि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अब यह संदेश जाता हुआ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल बरसों से बना चला आ रहा है वह अब अपनी चमक खोने लगा है। लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात हो सकती है, भाजपा के लिए यह कतई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास अब योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक विकल्प बन गए हैं। यह एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जनता के बीच में कि लोग विकल्प ढूंढने लगते हैं। बहुत जल्द ही छोटी छोटी बात अगर कुछ हो जाए, कुछ प्रभाव उनको दिखने लगे, कुछ बदलाव उनको दिखने लगे तो विकल्प ढूंढने लगते हैं और पहले जैसा ही आसपास कोई विकल्प हो तो उसे झट से चुन भी लेते हैं। इसीलिए यह जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है यह बाधित होती हुई अभी तो नहीं दिखेगी और कांग्रेस के पास अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो धर्म की राजनीति की काट बन सके, जबकि भाजपा के पास ऐसा चेहरा तैयार हो चुका है योगी आदित्यनाथ के तौर पर। अब चौथी बात, कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस की 5 योजनाएं जिनकी घोषणा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव सभाओं में की कर्नाटक के चुनाव में गेम चेंजर ये योजनाएं और घोषणाएं साबित हुई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये 5 घोषणाएं दोनों भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव में भी की थी, लेकिन पूरी तरीके से इन प्रदेशों में असरहीन साबित हुई है। इसीलिए यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि इन वादों के कारण कांग्रेस जीती है। कर्नाटक में भाजपा इसलिए हारी है क्योंकि वहां पर भाजपा की विचारधारा को पानी देने वाला कोई चेहरा नहीं रहा। अगर सत्ता मिल भी जाती तो मुख्यमंत्री कौन बनते जो भाजपा की जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसको पूरी तरीके से समाहित होने का काम करता उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप 3 सवालों से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक, कांग्रेस कर्नाटक में क्यों जीती? क्या राहुल गांधी इस बात को अन्य राज्यों के नागरिकों को समझा पाएंगे? देश के अन्य हिस्सों में इसको लेकर कोई परसेप्शन बना पाएंगे? क्योंकि कर्नाटक में केवल बजरंग बली को राजनीति में लाने के कारण कांग्रेस नहीं जीती है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम को लेकर कई तथ्य बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जो भाजपा को चिंता में डालते हैं, लेकिन इन तथ्यों को लेकर कांग्रेस प्रचार प्रसार कर सकती है, वो कितना कर सकती है और इनको लेकर कोई परसेप्शन बना सकती है कि नहीं सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पिछले 9 साल से कांग्रेस काम कर रही है, आप इनमें से कुछ तथ्यों पर ध्यान दे लीजिए। जैसे कर्नाटक में करीब 36% वोट भाजपा को मिला है और भाजपा को केवल हिंदू ही वोट करते हैं, ये परसेप्शन है। हिंदू राजनीति को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है तो सारे हिंदू मिलकर वोट करते हैं, हिंदुओं के वोटों से भाजपा जीतती है, ये एक परसेप्शन है। इसीलिए भाजपा को कर्नाटक में 36% वोट मिला है तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं में से 54% जो वोट है हिंदुओं का वो भाजपा के खिलाफ गया है।
कर्नाटक में यह बात साबित हुई है। भाजपा ने जैसे ही बजरंगबली को चुनावी मुद्दा बनाया तो मुस्लिम एकजुट हो गया। पहले वो कांग्रेस और जेडीएस में बंटता रहा है। कर्नाटक के ओल्ड मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा रहा है, लेकिन यहाँ पर जेडीएस की सीटें आधी रह गई है। और यह तभी संभव हो सकता है जब मुस्लिम वोट एकजुट होकर कांग्रेस के पास चला जाए और हिंदू वोट बंटकर भाजपा और कांग्रेस में विभाजित हो जाए। इसीलिए यह साफ सी बात है कि वहां पर हिंदू वोट बुरी तरीके से बटा है और मुस्लिम वोट एकजुट हुआ है। अब दूसरी बात, बीजेपी ने चुनाव के पहले मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म किया कर्नाटक में, और यह कोटा वहां पर लिंगायत और वोकालिगत समुदाय में बांट दिया आपस में। लेकिन इतना बड़ा फैसला करने के बाद भी कर्नाटक में हिंदू एकजुट नहीं हुआ और मुसलमान वोटर एकजुट हो गया। अब तीसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें यह चुनाव हुआ। राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक में 21 दिन रही है, 7 जिलों से गुजरी है और इन 7 जिलों में 51 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से कमाल की बात है 37 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, यानी कि जो स्ट्राइक रेट है 72% है। और अगर जिन जिलों में नरेंद्र मोदी ने जनसभाएं की है, तकरीबन 20 जनसभा की है, और वहां का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो वो करीब 33% के आसपास आता है। इन जिलों में कांग्रेस की ये सीटें 2018 में जो सीटें आई थी उसके मुकाबले 2 गुनी अधिक है। इस तरीके से 2 बातें साफ है, एक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ और दूसरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा। लेकिन ये बातें दूसरे राज्यों तक एक संदेश के तौर पर कांग्रेस कितनी पहुंचा पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। चुनाव परिणाम से संदेश निकाले जाते हैं और इन संदेशों को एक परसेप्शन की सूरत में लोगों तक पहुंचाया जाता है देश में, ताकि एक भ्रम पैदा हो सके। जैसे भाजपा सदैव कहती है कि मुसलमान भी भाजपा को वोट करने लगा है, जबकि मुसलमान भाजपा को ना तो पहले वोट करता था और ना अब करता है। यह एक सच है। इसी तरीके से कर्नाटक से कांग्रेस 2 संदेश दे सकती है। एक, हिंदू बट रहा है, धर्म की राजनीति होने के बाद भी एकजुट होकर भाजपा के साथ आ नहीं रहा है। वैसे अगर देश में भी देखें तो देश में तकरीबन 38% वोट भाजपा को मिलता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा हिंदुओं का हिस्सा है जो दूसरी पार्टियों के पास जाता है। और दूसरा सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है, यह चुनाव परिणाम बताता है कि वो राजनीतिक असर पैदा करने में कामयाब रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस के पास जितना भाजपा के पास जितना ताकतवर तंत्र है, कांग्रेस के पास उतना ताकतवर तंत्र है नहीं है। उस तरह के परसेप्शन कांग्रेस बना नहीं पाती है जिस तरह के भाजपा बना लेती है। इसीलिए वो इस परसेप्शन को जो कर्नाटक से निकल रहा है, इसको देश के अन्य हिस्सों में कितना पहुंचा पाएगी, यह एक देखने और समझने वाली बात होगी। अब कांग्रेस इस पर कितना काम करेगी और कितनी सफल होगी यह तो पता नहीं, लेकिन कर्नाटक से 2 संदेश तो बहुत ही साफ साफ दिख रहे हैं। एक, यह कांग्रेस के लिए हौसला बढ़ाने वाला चुनाव रहा है। इससे राहुल गांधी में आत्मविश्वास भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष में यह संदेश गया है कि भाजपा को रोका जा सकता है। और दूसरा, बीजेपी को लेकर यह संदेश गया है कि जिन प्रदेशों में भाजपा के पास मजबूत हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नेता नहीं है, वहां पर भाजपा बहुत आसानी से हराई जा सकती है। केवल नरेंद्र मोदी ही काफ़ी नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास बड़े नेता है योगी आदित्यनाथ, इसीलिए वहां पर हार के बारे में अभी कोई सोचता नहीं है। यह सीधी सी एक तस्वीर है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।